पत्नी बुरे लोगों के हाथों में पड़ जाती है और उसका पति पूरे जंगल के जानवरों को साथ लेकर उसे बचाने निकल पड़ता है। यह कहानी है उस आदमी की जिसे एक मादा गोरिल्ला ने पाला था। जब वह अभी एक शिशु ही था, उसके माता पिता समुद्री हादसे का शिकार होकर इस अनजान जंगल में फंस गए थे। दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद दोनों एक भयानक बीमारी से संक्रमित होकर एक एक करके मर गए। उसी दौरान एक मादा गोरिल्ला वहां से गुजरी और उसने उस छोटे से बच्चे को देखा जो अपने पालने में पड़ा हुआ था। शायद मातृत्व की भावना या दया के कारण उसने उस बच्चे को उठाया और अपने झुंड में ले जाकर उसे अपने ही बच्चे की तरह पालने का फैसला किया। झुंड के बाकी गोरिल्ला इस बात से खुश नहीं थे। वे गुस्से में आवाजें निकालते हुए विरोध करने लगे, लेकिन वह मादा गोरिल्ला किसी की परवाह नहीं करती थी। उसने माँ की तरह उसकी जिम्मेदारी उठाई और उसे धीरे धीरे बड़ा करने लगी। यही बच्चा आगे चलकर जंगल में मशहूर टार्जन बना। वह बचपन से ही गोरिल्लाओं के बीच पला बढ़ा, लेकिन झुंड का नेता हमेशा उसे एक बाहरी इंसान मानकर उससे नफरत करता था। उसे लगता था कि यह इंसान उनके समूह के संतुलन को बिगाड़ देगा, इसलिए वह कई बार मौका ढूंढकर उसे भगा देने या मार डालने की कोशिश करता रहा। आखिर कौन देखना चाहता है कि गोरिल्लाओं के बीच एक इंसान रहे, लेकिन हर बार उसकी मां बन चुकी गोरिल्ला उसके सामने खड़ी हो जाती, नेता को डराकर पीछे हटा देती और फिर अपने स्नेह भरे आलिंगन से उसके घायल दिल को शांत करती। झुंड के बाकी गोरिल्ला भाई भी उसके साथ अच्छे थे। जंगल की कठिन ट्रेनिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में उसने चीते जैसी फुर्ती और गोरिल्ला जैसी ताकत हासिल कर ली। यहाँ तक कि जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे और उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। धीरे धीरे अपनी ताकत के दम पर उसने पूरे जंगल के जानवरों का सम्मान जीत लिया। वह साधारण इशारों और आवाजों से उनसे बात भी कर सकता था और इस तरह वह जंगल के सभी जीवों के बीच एक मान्यता प्राप्त अस्तित्व बन गया। यहाँ तक कि गोरिल्ला नेता ने भी आखिरकार अपना पूर्वाग्रह छोड़ दिया और उसे अपने समूह का हिस्सा मान लिया। वह मन ही मन उसे इस जंगल का राजा मानने लगा। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पहाड़ के नीचे रहने वाली एक जनजाति अपने युवाओं के वयस्क होने के समारोह के लिए शिकार करने जंगल में आती है। उसी दौरान एक युवा शिकारी तीर चलाता है जो सीधे उस मादा गोरिल्ला को जा लगता है जिसने टार्जन को पाला था। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाती है। टार्जन जब अपनी पालने वाली माँ को धीरे धीरे ठंडा होते हुए देखता है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और फिर अचानक उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह दौड़कर उस शिकारी को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे वहीं मार डालता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह शिकारी उस जनजाति के मुखिया का सबसे प्यारा बेटा था। अपने बेटे की मौत से गुस्से में पागल मुखिया कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर बदला लेकर रहेगा। इधर टार्जन अपनी मां को खोने के दुख में टूट चुका था और वह बिना कुछ कहे अपने झुंड को छोड़कर जंगल के गहरे हिस्सों में अकेला भटकने लगता है। अब उसके दिल में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत बची थी। वह जैसे ही किसी इंसान को देखता पेड़ों के पीछे छिप जाता और उन्हें शक भरी नजरों से देखता। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक नई इंसान आती है, जेन, जो पास के गांव में पढ़ाने आई एक स्वयं सेविका थी। वह बाकी इंसानों से बिल्कुल अलग थी। 15 साल तक सिर्फ जानवरों के बीच रहने वाले टार्जन के लिए यह एक नया अनुभव था। जेन की खुशबू, उसकी उपस्थिति, सब कुछ टार्जन को अजीब लेकिन आकर्षक लगता था। वह उसके करीब जाता है, उसकी खुशबू को महसूस करता है जो गोरिल्लाओं के पसीने की गंध से बिल्कुल अलग थी। वह इतना मोहित हो जाता है कि उसे बार बार सूंघने लगता है, जैसे उस खुशबू को अपने अंदर समा लेना चाहता हो। जेन इस अजीब हरकत से घबरा जाती है और उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। हैरानी की बात यह थी कि जंगल का सबसे ताकतवर इंसान टार्जन खुद डरकर भाग जाता है, लेकिन जेन उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और अनजाने में गोरिल्लाओं के इलाके में पहुंच जाती है। तभी एक बड़ा गोरिल्ला उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक टार्जन वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। वह जेन को अपने नीचे छिपाकर उसकी रक्षा करता है और खुद अपने शरीर से हमले सहता है। गोरिल्ला इसे अपने झुंड के साथ धोखा मानता है और टार्जन पर बेरहमी से हमला करता है, लगभग उसे मार ही डालता है। किस्मत से टार्जन बच जाता है। गंभीर रूप से घायल टार्जन को जेन किसी तरह अपने गांव ले जाती है और उसकी जान बचाती है। इसके बाद जेन अपने प्यार, धैर्य और देखभाल से धीरे धीरे टार्जन के दिल की कठोरता को पिघलाती है। वह उसे इंसानों की भाषा भी सिखाती है। समय के साथ टार्जन इंसानी दुनिया में ढलने लगता है और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। एक दिन टार्जन को अपने माता पिता द्वारा छोड़ा गया एक पत्र मिलता है जिससे उसके अतीत का राज्य खुलता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता एक बड़े रईस थे जो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ समुद्री हादसे में फंस गए थे और यहाँ आ पहुंचे थे। उसकी माँ ने उसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही मलेरिया से दम तोड़ दिया था। उसके पिता ने उसे अकेले पालने की कोशिश की, लेकिन एक दिन खाना ढूंढते समय उनका सामना गोरिल्ला से हो गया और वह मारे गए। इसके बाद ही टार्जन को एक मादा गोरिल्ला ने अपनाया था। अपनी असली पहचान जानने के बाद टार्जन इंसानी समाज में लौटता है, अपने पिता की संपत्ति और उपाधि संभालता है
और जेन के साथ एक आलीशान जिंदगी जीने लगता है। समय बीतता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। अब टार्जन एक प्रभावशाली सांसद बन चुका होता है। एक दिन संसद से उसे खबर मिलती है कि इंग्लैंड के राजा ने उसे खास तौर पर कांगो आने का निमंत्रण दिया है, जहां उसने स्कूल और चर्च बनवाए हैं। इसलिए उसे एक विशेष दूत बनाकर वहां भेजा जाना है ताकि वह स्थानीय हालात का निरीक्षण कर सके। बचपन से ही वहां पले बड़े होने के कारण टार्जन इस काम के लिए सबसे सही व्यक्ति था। लेकिन टार्जन अब अपनी पत्नी के साथ शांति भरी जिंदगी जीना चाहता था। वह उस जंगल में वापस नहीं जाना चाहता था जहां उसकी दर्दनाक यादें बसी हुई थीं। इसलिए वह गर्म मौसम का बहाना बनाकर इस निमंत्रण को ठुकरा देता है। वह अतीत को फिर से जीना नहीं चाहता था, खासकर तब जब वहां की स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई थी। लेकिन जब उसे लगा कि वह इस सब से बच जाएगा, तभी लाओ हे नाम का एक खास दूत उसके पास आता है और उसे एक छुपा हुआ सच बताता है। वह बताता है कि इंग्लैंड का राजा पिछले 17 सालों से कांगो पर अपना कब्जा जमाए हुए है और वहां के हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितना दिखाया जा रहा है। अंग्रेजों की हुकूमत वहां पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उन्होंने कांगो के खजाने और संसाधनों को बेरहमी से लूटना शुरू कर दिया था। कांगो के अंदर बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे, लेकिन साथ ही सभी बाहरी रास्तों को बंद कर दिया गया था, जिससे कांगो का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। टार्जन को चुप देखकर लाओ हे आगे कहता है कि अंग्रेजों का मकसद सिर्फ व्यापार नहीं हो सकता। जब उन्होंने हर रास्ता बंद कर दिया है और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, तो अंदर क्या चल रहा है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लाओ हे को शक था कि कांगो के अंदर गुप्त रूप से गुलामी की प्रथा फिर से शुरू की जा रही है। वह सच्चाई जानना चाहता था और इसीलिए उसने टार्जन से गुजारिश की कि वह उसके साथ कांगो चले और वहां की हकीकत सामने लाने में उसकी मदद करे। टार्जन ही एक ऐसा इंसान था जो कांगो के घने जंगलों को भी जानता था और साथ ही एक रईस परिवार से भी था, इसलिए वही इस रहस्य से पर्दा उठा सकता था। टार्जन पहले चुप रहा, लेकिन जब उसने अपने पुराने दोस्त का नाम सुना तो आखिरकार उसने इस मिशन के लिए हामी भर दी। उसकी पत्नी जेन इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह बचपन से अपने पिता के साथ कांगो में रह चुकी थी और उस जगह को अपना घर मानती थी। वह हमेशा से वहां वापस जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने का सपना देखती थी। लेकिन टार्जन शुरू में इसके खिलाफ था। उसे लगता था कि वह जगह अब बहुत खतरनाक हो चुकी है, लेकिन जेन के जिद के आगे वह हार गया और आखिरकार मान गया। 3 दिन बाद टार्जन, जेन और लाओ हेई कांगो की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे कांगो के विशाल मैदानों में पहुंचे, टार्जन की मुलाकात अपने बचपन के साथियों से हुई। इतने सालों बाद अपने घर लौटकर वह बहुत खुश था। यहाँ तक कि एक पुराना जानवर साथी जिसे वह बचपन से जानता था, दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे देखकर खुशी से झूम उठा। टार्जन भी इस यात्रा को लेकर उत्साहित हो गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कांगो की जमीन और उसके संसाधनों को लेकर एक खतरनाक साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी, जिसमें वह खुद फंसने वाला था। उसका यह घर वापसी का सफर पहले से ही एक जाल बन चुका था और उसे आने वाले खतरे की कोई खबर नहीं थी। असल में 1884 के उस अशांत दौर में यूरोप की ताकतें अफ्रीका को आपस में बांटने की योजना बना रही थीं। कांगो का इलाका अपने खनिज और हाथीदांत के लिए बहुत मशहूर था, इसलिए इंग्लैंड के राजा ने उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद ही उस राजा पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, क्योंकि उसने अपनी कॉलोनियों को जरूरत से ज्यादा फैला दिया था। इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री रोम को कांगो के अंदरूनी हिस्सों में भेजा। उसका मकसद था एक रहस्यमयी जगह ओपा के हीरे की खदान को ढूंढना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अनगिनत हीरे छिपे हुए हैं। लेकिन जब रोम वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वह इलाका बोंगा नाम की एक जनजाति के कब्जे में है और यही वही जनजाति थी जिसके मुखिया के बेटे को टार्जन ने सालों पहले मार दिया था। इस वजह से उस जनजाति का मुखिया अब तक टार्जन से बदला लेने की आग में जल रहा था। इसलिए दोनों पक्षों के बीच एक खतरनाक समझौता हो गया। एक जोरदार गोलीबारी की आवाज गूंजती है, लेकिन गोलियां सिर्फ घने कोहरे में जाकर खो जाती हैं, किसी इंसान को छू तक नहीं पाती। सैनिक अपने हथियार संभाले धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस सफेद धुंध के अंदर घुसते हैं। जैसे ही वे घाटी के अंदर गहराई तक पहुंचते हैं और एक क्रॉस के पास आते हैं, वे सब अचानक ठिठक जाते हैं। उस क्रॉस पर उनके वही साथी लटके हुए थे जिन्हें कुछ दिन पहले जांच के लिए भेजा गया था। अब उनकी लाशें सख्त हो चुकी थीं। सैनिक अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाते कि तभी कोहरा धीरे धीरे छंटने लगता है और उन्हें एहसास होता है कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनके चारों ओर भाले लिए खड़े स्थानीय आदिवासी योद्धा उन्हें घेरे हुए थे। इससे पहले कि सैनिक अपनी बंदूकें उठा पाते, पानी के भीतर से अचानक और आदिवासी निकल आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यह हमला इतना अचानक था
कि सैनिक संभल ही नहीं पाते। ऊपर पहाड़ी पर खड़े योद्धा भी इस हमले में शामिल हो जाते हैं और चारों तरफ से भाले बरसाने लगते हैं। इस जबरदस्त घेराबंदी के सामने वह पूरी सेना कुछ ही पलों में बिखर जाती है। पानी में छिपे हुए आदिवासी योद्धा किसी जंगली शेर से कम नहीं थे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर उन्होंने सभी सैनिकों का सफाया कर दिया। केवल राजा का भेजा हुआ मंत्री रोम किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। बोंगा जनजाति का मुखिया इन अजनबियों के इरादों को भली भांति समझ चुका था। वह जानता था कि वे हीरों के लालच में यहाँ आए हैं, लेकिन उसने रोम को मारने के बजाय उसे 3 हीरे दे दिए। उसका असली मकसद कुछ और था। वह रोम का इस्तेमाल करके टार्जन को जंगल के अंदर गहराई में बुलाना चाहता था ताकि अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। उसने रोम से वादा किया कि अगर वह इस योजना में सफल हुआ तो उसे अनगिनत हीरे मिलेंगे। इतने बड़े लालच के सामने रोम इनकार नहीं कर सका। उसने अपनी ताकत और संबंधों का इस्तेमाल करते हुए दोस्त से मिलने और इलाके का निरीक्षण करने के बहाने टार्जन और उसके साथियों को कांगो आने के लिए फंसा लिया। जैसे ही वे जेन के पुराने गांव पहुंचे, वहां के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरा गांव आग के चारों ओर इकट्ठा होकर बैठा, गाने गाए गए और सबने मिलकर पुराने दिनों को याद करते हुए खुशी से जश्न मनाया। इसी दौरान टार्जन ने गांव के मुखिया से बात की और जाना कि राजा ने वहां सच में क्रूर गुलामी की प्रथा लागू कर दी है। कई लोगों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाया गया था, लेकिन उसी रात रोम अपने सैनिकों के साथ चुपके से गांव में घुस आता है। उनकी ताकत और हथियारों के सामने गांव वाले ज्यादा देर टिक नहीं पाते और जल्दी ही काबू में कर लिए जाते हैं। रोम उन्हें धमकाकर टार्जन का पता पूछता है, लेकिन गांव का मुखिया बेहद साहसी इंसान था। वह मरना पसंद करता है, लेकिन टार्जन के बारे में एक शब्द भी नहीं बताता। उधर टार्जन अपनी तेज इंद्रियों और फुर्ती के कारण सैनिकों से बच निकलता है। फिर अचानक वह भूत की तरह हमला करता है, लेकिन जैसे ही वह रोम के करीब पहुंचकर मुखिया को बचाने वाला होता है, पहले से घात लगाए बैठे सैनिक उसे रस्सियों से जकड़ लेते हैं और उसी वक्त रोम निर्दयता से गांव के मुखिया को मार डालता है। टार्जन के पास जबरदस्त ताकत थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे पकड़ लिया जाता है। रोम की योजना थी कि टार्जन की पत्नी जेन और गांव के कई मजबूत पुरुषों को जहाज पर ले जाकर गुलाम बना दिया जाए। वहीं टार्जन को बांधकर बोंगा जनजाति के मुखिया के पास ले जाया जाना था ताकि उसके बदले में हीरे हासिल किए जा सकें। लेकिन रोम एक बात भूल गया। टार्जन के साथ आया लाओ हेई। वह आदिवासी योद्धाओं के साथ पीछे पीछे आता है और अचानक हमला कर देता है। हालात पलट जाते हैं। रोम घबरा जाता है और अपने आदमियों के साथ भाग निकलता है। इस अफरा तफरी में टार्जन आजाद हो जाता है। हालांकि लाओ हेई और आदिवासी सिर्फ टार्जन को ही बचा पाते हैं, बाकी लोगों को नहीं। रोम जेन और कुछ आदिवासियों को लेकर जहाज पर भाग जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि जब तक जेन उसके पास है, टार्जन खुद उसे बचाने आएगा। इस भीषण लड़ाई के बाद गांव पूरी तरह तबाह हो चुका था। टार्जन जब मुखिया की लाश को देखता है तो उसके दिल में गहरा पछतावा होता है। उसे पता था कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। वह समझ जाता है कि दुश्मनों का मकसद क्या है। वे लोग स्टील नदी के रास्ते बोंगा जनजाति की ओर जा रहे होंगे। टार्जन बाकी बचे आदिवासियों को इकट्ठा करता है और योजना बनाता है कि रोम के वहां पहुंचने से पहले ही वे जेन और बाकी कैदियों को बचा लेंगे। असल में यह सब रोम की चाल थी ताकि टार्जन को फंसाकर बोंगा मुखिया के साथ सौदा किया जा सके। टार्जन अपने साथियों के साथ जंगल में तेजी से आगे बढ़ता है। लाओ हेई भी साथ जाने की जिद करता है, लेकिन उसकी चाल धीमी होने के कारण वह टीम के लिए बोझ बन जाता है। तभी उनके रास्ते में एक खड़ी चट्टान आ जाती है। टार्जन बिना एक पल सोचे सीधे नीचे कूद जाता है और घने जंगल में गायब हो जाता है। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लाओ हेई यह देख कर डर से कांप उठता है। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर कूद जाता है। नीचे एक विशाल पेड़ था जिसकी मोटी शाखाओं पर वे लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। उनकी गति हैरान कर देने वाली थी, जबकि लाओ हेई पीछे छूटता जा रहा था। उसी समय नीचे से एक ट्रेन गुजर रही थी। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो खतरनाक जंगल से पैदल जाएं या ट्रेन का इस्तेमाल करें। बिना देर किए वे ट्रेन पकड़ने का फैसला करते हैं। टार्जन बेलों को पकड़कर झूलता है और लाओ हेई को अपनी पीठ पर बिठा लेता है ताकि वह सुरक्षित रहे। फिर वह झूले की तरह छलांग लगाकर तेज रफ्तार ट्रेन की छत पर उतर जाता है। ट्रेन के पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें एक एक करके नीचे गिरा दिया जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये जंगली लोग इस तरह हवा से हमला कर सकते हैं। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बिना छत वाला हिस्सा था जिसमें अलग अलग गांवों से पकड़े गए गुलाम भरे हुए थे। यह दृश्य देखकर टार्जन का खून खौल उठता है। वह तुरंत सैनिकों के डिब्बे में घुस जाता है और बिना कुछ सोचे
हमला कर देता है। तंग जगह में सैनिक अपनी बंदूकें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते और टार्जन के सामने वे बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। वह उन्हें ऐसे मारता है जैसे कोई चूजों को पकड़ रहा हो। टार्जन ने सिर्फ अपने हाथ पैरों के दम पर उन सैनिकों को पूरी तरह काबू में कर लिया, उन्हें पल भर में ढेर कर दिया। इसके बाद लाओ हेई ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पुल के इंजीनियर ने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। तभी उन्हें पता चला कि रोम इससे भी बड़ा और खतरनाक प्लान बना रहा है। असल में रोम कांगो तक पहुंचने के लिए एक बड़ा पुल बनवा रहा था और काम जल्दी खत्म करने के लिए उसने 900 से ज्यादा स्थानीय लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया था। उसकी योजना साफ थी, अगर वह टार्जन को बोंगा जनजाति के हवाले कर देता तो उसे बदले में ढेर सारे हीरे मिलते। उन हीरों को बाहर भेजकर वह 20,000 किराए के सैनिकों की फौज तैयार करना चाहता था। उसके बाद वह इन सैनिकों के साथ कांगो पर कब्जा कर लेता और वहां के सभी आदिवासियों को गुलाम बनाकर उनसे खनिज संपदा निकलवाता। इस तरह वह और भी ताकत और सेना इकट्ठा करके पूरे देश पर राज्य करना चाहता था। यही उसका सबसे बड़ा और खतरनाक सपना था। ये सब सुनने के बाद टार्जन समझ गया कि किसी भी हालत में रोम को सफल नहीं होने देना है। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसने आजाद किए गए गुलामों से कहा कि वे आसपास जाकर बाकी कैद लोगों को ढूंढें और उन्हें बचाएं। वहीं वह खुद रोम का पीछा करने निकल पड़ा। जल्दी पहुंचने के लिए उसे जंगल के बीच से होकर जाना था, जिससे काफी समय बच सकता था। लेकिन उसे पता था कि आगे का इलाका गोरिल्लाओं का है और वहां किसी और को साथ ले जाना बहुत खतरनाक होगा। दूसरी तरफ लाओ हेई के पास पहले ही रोम और राजा के गुलामी के सबूत आ चुके थे, इसलिए वह चाहता तो वापस जा सकता था। लेकिन अब वह टार्जन को अपना दोस्त मान चुका था, इसलिए उसने साथ जाने की ठान ली। जैसे ही दोनों घने जंगल में पहुंचे, गोरिल्लाओं के झुंड ने उन्हें घेर लिया। टार्जन जिस स्थिति से सबसे ज्यादा बचना चाहता था, आखिरकार वही उसके सामने आ खड़ी हुई। लाओ हेई बंदूक उठाने ही वाला था, लेकिन टार्जन ने उसे रोक दिया। वह जानता था कि अगर अभी गोली चलाई गई तो शायद एक गोरिल्ला मर जाएगा, लेकिन बाकी सब मिलकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लाओ हेई ने घबराकर पूछा कि अब क्या करें। टार्जन ने शांत रहते हुए कहा कि बस उन्हें थोड़ी मार सहनी पड़ेगी, तभी बात बन सकती है। क्योंकि जब उसकी पालने वाली माँ की मौत हुई थी, उसके बाद टार्जन अचानक गायब हो गया था और इंसानी दुनिया में चला गया था। गोरिल्लाओं की नजर में बिना किसी विदाई के यूं चले जाना एक तरह का धोखा था। इसलिए अब जब वे उसे फिर से देख रहे थे तो उनके लिए उसे यूं ही जाने देना आसान नहीं था। गोरिल्ला भाई अब उसे इतनी आसानी से इस इलाके से गुजरने नहीं देने वाले थे। टार्जन अपनी शर्ट उतार देता है और हैरानी की बात यह कि वह एक विशाल और ताकतवर गोरिल्ला को सीधी चुनौती दे देता है। वह गहरी सांस लेकर खुद को तैयार करता है। उधर गोरिल्ला भी अपनी छाती पीटते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इंसान और जानवर के बीच एक भयंकर मुकाबला शुरू होने वाला था और टार्जन सबसे पहले गोरिल्ला की ओर झपट पड़ता है। गोरिल्ला की नजर में टार्जन एक गद्दार था जिसने अपने झुंड को छोड़ दिया था, इसलिए वह बिल्कुल भी रहम करने वाला नहीं था। वह जोरदार गर्जना करते हुए टार्जन पर टूट पड़ता है। उसकी एक मुक्के की ताकत लगभग 2 टन के बराबर थी और उसकी भुजाएं करीब 2.8 मीटर तक फैली हुई थी। कद, ताकत, वजन और जंगल में फुर्ती, हर मामले में वह टार्जन से कहीं आगे था। अगर यह मुकाबला पहले होता तो शायद टार्जन थोड़ी टक्कर दे पाता, लेकिन इतने साल शहर में रहने के बाद उसकी पुरानी ताकत और फुर्ती कम हो चुकी थी। जल्दी ही यह लड़ाई एक तरफा हो जाती है। गोरिल्ला अपने भारी भरकम मुक्कों से टार्जन पर लगातार वार करता है। हर वार हथौड़े जैसा भारी पड़ता है। टार्जन पूरी ताकत से उन्हें सहता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। गोरिल्ला उसे मारने के बाद पलटकर अपने साथियों के सामने अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन तभी टार्जन फिर से लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। टार्जन खुद भी मजबूत और लंबा चौड़ा आदमी था, लेकिन गोरिल्ला के सामने वह कमजोर लग रहा था। आखिरकार गोरिल्ला उसे जमीन पर पटककर बुरी तरह पीटता है और टार्जन के पास जवाब देने का कोई मौका नहीं रहता। फिर भी गोरिल्ला उसे जान से नहीं मारता, बल्कि हल्का सा काट कर छोड़ देता है, जैसे उसे सबक सिखा रहा हो। आखिर वे कभी भाई जैसे थे। टार्जन को सबक सिखाने के बाद गोरिल्ला की नजर लाओ हेई पर पड़ती है, जो बंदूक लिए खड़ा था। वह डर के मारे पीछे हटने लगता है। गोरिल्ला के डर से लाओ हेई घुटनों के बल बैठ जाता है और कांपते हुए उससे रहम की भीख मांगता है। जैसे ही वह अपनी विनती करता है, गोरिल्ला जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे लाओ हेई डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। गोरिल्ला संतुष्ट होकर खड़ा होता है और लाओ हेई तुरंत उसकी खुशामद करने लगता है। तब जाकर उसकी जान बचती है। इसके बाद गोरिल्ला टार्जन की ओर देखता है, जैसे उसे पहचान रहा हो, और फिर शांत होकर वहां से चला जाता है। अब लाओ हेई हिम्मत जुटाकर उठता है और टार्जन के पास जाकर उसकी मदद करता है। वह उसकी उतरी हुई भुजा को वापस सही जगह पर बैठाता है, लेकिन उसके शरीर पर गहरे जख्म थे
जिन्हें सिलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन टार्जन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह जंगल में पला बढ़ा था, इसलिए उसने कुछ चींटियां उठाईं और उनके सिर को अपने घाव के किनारों पर लगाया। जैसे ही चींटियों ने अपने जबड़ों से घाव की त्वचा को पकड़ लिया, उसने उनके शरीर का बाकी हिस्सा तोड़ दिया। इस तरह चींटियों के जरिए घाव को सिलना जंगल में जीने का एक खास तरीका था। दोनों ने कुछ चींटियां खाकर अपनी ताकत भी बढ़ाई और उनका स्वाद, हैरानी की बात यह था कि थोड़ा बहुत मांस जैसा लगता था। घाव का इलाज खत्म होते ही वहां से हाथियों का एक झुंड गुजरता है। ये सभी टार्जन के पुराने दोस्त थे। टार्जन जंगल के हर जीव की भावनाओं को महसूस कर सकता था। वह बस हाथी के सिर को हल्के से छूता है और उनके मन की बात समझ जाता है। ये देखकर लाओ हेई भी पास खड़े एक छोटे हाथी को देखकर उत्साहित हो जाता है और खुद भी ऐसा करने की सोचता है। अगले दिन सुबह जब रोम का जहाज दरियाई घोड़ों वाले इलाके में पहुंचता है तो टार्जन की पत्नी जेन चुप बैठने वाली नहीं थी। वह आदिवासी भाषा में कैद लोगों के साथ मिलकर भागने की योजना बनाती है। एक सैनिक यह देखकर गुस्से में आ जाता है और सजा के तौर पर पिंजरे को पानी में फेंक देता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जेन अचानक पलटवार करेगी। वह खुद को आजाद कर लेती है और तुरंत पानी में कूद जाती है। जेन बचपन से नदी के किनारे पली बढ़ी थी, इसलिए वह पानी में बहुत माहिर थी। सैनिक घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी पिंजरे को ऊपर खींचते हैं, लेकिन तब तक उसमें बंद लोग गायब हो चुके होते हैं। उस खतरनाक इलाके में जहां दरियाई घोड़े भरे हुए थे, कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता। खुशकिस्मती से पानी में बड़े पेड़ों ने दरियाई घोड़ों के हमले से उन्हें बचा लिया और वे किसी तरह जान बचाकर जंगल की ओर भाग निकलते हैं। हालांकि वे रोम के चंगुल से निकल चुके थे, लेकिन जेन जानती थी कि रोम का असली निशाना वही है। इसलिए वह अपने साथियों से कहती है कि वे दूसरी दिशा में जाकर मदद लाएं और खुद वहीं रुककर दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचे। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही वह गलती से गोरिल्लाओं के इलाके में पहुंच जाती है। गोरिल्ला उसे घुसपैठियां समझकर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं, लेकिन जेन, जो टार्जन के साथ इतने सालों से रह रही थी, जंगल के नियम समझ चुकी थी। यहाँ ताकतवर का राज होता है और कमजोर को झुकना पड़ता है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है और सिर झुकाकर गोरिल्लाओं के सामने अपनी विनम्रता दिखाती है। तभी रोम अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह अपने आदमियों को इशारा करता है कि कोई जल्दबाजी न करे और खुद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह भी जेन की तरह गोरिल्लाओं के सामने झुकने की कोशिश करता है। जेन मजबूरी में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि गोरिल्लाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक सैनिक की बंदूक से गलती से गोली चल जाती है और एक गोरिल्ला वहीं ढेर हो जाता है। दूर, कई किलोमीटर दूर खड़े टार्जन को जैसे ही यह आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत हो गया है। बिना एक पल गंवाए वह चट्टान से कूदता है, बेलों को पकड़कर हवा की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उधर जेन की स्थिति अचानक बिगड़ जाती है। गोलियों की आवाज गोरिल्लाओं के लिए मौत का संदेश बन जाती है। इंसानों की बेरहम गोलियों के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और एक एक करके गिरने लगते हैं। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। टार्जन पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहां पहुंचने की कोशिश करता है। उसके दिल में बेचैनी और गुस्सा उफान पर होता है। तभी उसका गोरिल्ला भाई सबसे पहले वहां पहुंचता है और बिना सोचे समझे गोलियों के सामने कूद पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह खतरे में पड़ता है, टार्जन समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। इस पल दोनों पुराने दोस्त जो कभी साथ बड़े हुए थे, फिर से एक हो जाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। बाकी बचे सैनिक घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक जेन को दुश्मन फिर से पकड़कर ले जा चुके होते हैं। अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी बचाने के लिए टार्जन अकेले ही उसके पीछे निकल पड़ता है। जब लाओ हेई लड़खड़ाते हुए मौके पर पहुंचता है तो उसके सामने सिर्फ तबाही का मंजर होता है, हर तरफ बर्बादी और खामोशी। तब तक जेन को रोम पकड़कर बोंगा जनजाति के इलाके में ले जा चुका होता है। जैसा कि उम्मीद थी, अपने प्यार के लिए टार्जन जानता हुआ भी कि आगे मौत का जाल बिछा है, बिना रुके सीधे दुश्मनों के अड्डे पर पहुंच जाता है। इसी बीच रोम कई बक्सों में भरे बेशकीमती हीरे हासिल कर चुका था। अगर उसका प्लान सफल हो जाता तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। टार्जन के सामने बोंगा जनजाति के योद्धा आकर खड़े हो जाते हैं। उधर जनजाति का मुखिया, जिसके चेहरे पर सालों का गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था, आखिरकार अपने बदले का वक्त आ जाने से जल रहा था। दोनों आमने सामने खड़े थे और अब इस दुश्मनी का अंत होना तय था। टार्जन की में वह पुराना हादसा उभर आता है जब मुखिया के बेटे ने उसकी गोरिल्ला मां को मार दिया था और बदले में टार्जन ने उसे मार गिराया था। दोनों अपने अपने नजरिए से सही थे। मुखिया के बेटे के लिए गोरिल्ला सिर्फ एक शिकार था जिससे वह अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था, लेकिन टार्जन के लिए वही गोरिल्ला उसकी मां थी, उसका परिवार थी। इसलिए उसने भी उसी दर्द में मुखिया के बेटे की जान ले ली। एक जान के बदले एक जान, उसके हिसाब से हिसाब बराबर हो चुका था। अब टार्जन मुखिया को समझाने की कोशिश करता है कि असली दुश्मन वह नहीं
बल्कि रोम है, जो हीरों के लालच में इस जमीन और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। वह बताता है कि ये हीरे ही इस धरती को समृद्ध भी बनाते हैं और इसी वजह से बाहर के लालची लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मुखिया अब बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच खामोशी में भी दर्द और मजबूरी साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक टार्जन के गोरिल्ला साथी अपने झुंड के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उनके आने से हालात बदल जाते हैं। वे जोरदार दहाड़ लगाकर सबको रोक देते हैं और यह टकराव थम जाता है। उसी समय लाओ हेई भी आगे बढ़कर मुखिया को समझाता है कि यह लड़ाई खत्म कर दे, क्योंकि रोम जैसा लालची इंसान अगर जीत गया तो वह सबका विनाश कर देगा। आखिरकार अपने घर और लोगों को बचाने के लिए दोनों पक्ष अपने पुराने झगड़े को खत्म कर देते हैं और साथ आ जाते हैं। दूसरी तरफ रोम जेन और हीरो के साथ जहाज पर चढ़कर भाग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अब वह अपनी सेना बना लेगा, लेकिन जेन जहाज के डेक पर खड़ी दूर जंगल की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे भरोसा हो कि टार्जन जरूर आएगा। कुछ ही समय बाद टार्जन बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां रोम का बेस था। वहां हजारों हथियारबंद सैनिक तैनात थे और समुद्र में कई बड़े जहाज खड़े थे। जैसे ही हीरे पहुंचते, उन जहाजों से 20,000 सैनिक उतरकर रोम के आदेश पर हमला करने वाले थे। टार्जन समझ गया कि सीधे हमला करना आत्महत्या जैसा होगा, लेकिन उसके पास एक खास ताकत थी। वह जंगल के जानवरों को बुला सकता था। अचानक हजारों जंगली जानवरों का झुंड रोम के कैंप की ओर दौड़ पड़ता है। जमीन कांपने लगती है और वह दृश्य बेहद डरावना और शक्तिशाली होता है। जानवरों का यह सैलाब सब कुछ तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ता है। तंबू, इमारतें सब बर्बाद हो जाते हैं। इसी बीच आदिवासी योद्धा भी वहां पहुंच जाते हैं और मिलकर हमला कर देते हैं। रोम घबराकर जेन को पकड़कर भागने लगता है। टार्जन एक जंगली बैल पर सवार होकर उसका पीछा करता है, लेकिन रोम अपनी चालाकी दिखाता है। वह जेन को चारा बनाकर लटका देता है ताकि जानवर उसे कुचल दें। तभी सही समय पर टार्जन पहुंचता है। वह गोली लगने के बावजूद खुद को संभालता है, रस्सी पकड़कर छलांग लगाता है और 2 सैनिकों को मार गिराता है और आखिरकार जेन को बचा लेता है। लेकिन रोम मौका देखकर जहाज लेकर भाग जाता है। टार्जन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह तुरंत उसके पीछे पानी में कूद जाता है और तैरते हुए उसका पीछा करता है। रोम सोचता है कि अब टार्जन मर जाएगा और वह आराम से जहाज के अंदर चला जाता है। उधर किनारे पर लाओ हेई को एक ताकतवर हथियार मिल जाता है और वह दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। उसकी गोलियों से जहाज छलनी हो जाता है और धीरे धीरे डूबने लगता है। तभी टार्जन मगरमच्छों के झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह जहाज पर चढ़ता है, रोम उस पर हमला कर देता है और उसके गले में जंजीर कस देता है। इसी दौरान मगरमच्छ पानी में इकट्ठा होने लगते हैं। रोम को लगता है यह सब संयोग है, लेकिन असल में टार्जन ने ही उन्हें बुलाया था। वह अपने साथियों को बुलाकर सौदा पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक टार्जन पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ देता है और जोरदार किक मारकर रोम को पानी में गिरा देता है। नीचे इंतजार कर रहे मगरमच्छ तुरंत उसे घेर लेते हैं और उसका अंत कर देते हैं। उसी समय जहाज का इंजन जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और सारे हीरे समुद्र में डूब जाते हैं। लेकिन टार्जन अपनी फुर्ती से विस्फोट से बच निकलता है और जेन के पास सुरक्षित लौट आता है। मौत के मुंह से लौटकर टार्जन जेन को पीछे से कसकर गले लगा लेता है। इस पूरी लड़ाई में उसने इंसानों और जानवरों को एक साथ लाकर न सिर्फ अपने प्यार को बचाया, बल्कि पूरे जंगल और उसके लोगों को भी विनाश से बचा लिया। और सबसे बढ़कर उसने इस पूरी धरती की शांति को भी बचा लिया। सच में उसकी ताकत और लड़ने का तरीका किसी कमाल से कम नहीं था। दूसरी तरफ रोम की हार के बाद वे 20,000 सैनिक भी घबराकर जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। इस सब के बाद टार्जन ने शहर वापस जाने का फैसला नहीं किया। उसने अपनी पत्नी जेन के साथ उसी पुराने जनजातीय गांव में लौटने का निर्णय लिया, जहां से उसकी असली कहानी शुरू हुई थी। वहीं उन्होंने अपना घर बसाया, बच्चे पैदा किए और एक सादा लेकिन खुशहाल जीवन जीने लगे। उनके लिए चमक दमक वाली ऊंची समाज की जिंदगी अब कोई मायने नहीं रखती थी। असली सुकून उन्हें उसी जंगल में मिलता था, जहां आजादी थी, अपनापन था और एक सच्ची जिंदगी थी। आखिर में टार्जन और जेन अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहां हर सुबह पक्षियों की आवाज से होती है और हर रात सुकून से भरी होती है। अब न कोई डर, न कोई लालच, बस अपने लोगों के साथ एक सच्चा और आजाद जीवन। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि सही चीज की रक्षा करने में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही रोमांच से भरी कहानियां